मेरी शादी पक्की होने के बाद आक्रोश भरे पत्र आने लगे। बच्चों को स्कूल भेज, पतिदेव को ऑफिस विदा कर, घर का काम निपटाकर, नहा धोकर एक कप चाय लेकर लॉन में आ बैठी। मार्च की सुबह की कुनकुनाती धूप बड़ी भली लग रही थी। पिंकू के लिए स्वेटर बुन रही थी, उसका गोला भी हाथ में था। इतने में पड़ोस की सोनम आती दिखाई दी। हम आ जाए भाभी, बोलती हुई वह गेट खोलकर अंदर आ गई। मैं भी उठने का उपक्रम करते हुए बोली, अरे आओ सोनम। सोनम को मालूम है कि इस वक्त मैं खाली होती हूँ, इसीलिए जब भी कभी आती है इसी वक्त आती है। सोनम तुम बैठो, मैं एक कप चाय बना लाऊं। कहते हुए उठ ही रही थी कि उसने हाथ पकड़कर बैठा लिया। बोली, भाभी बिल्कुल इच्छा नहीं है। सोनम बहुत बेचैन सी लग रही थी। मैं भी उसकी इस बेचैनी का कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। वैसे तो जब से वो विवाह के बाद आई है मुझसे इतनी घुल मिल गई है कि हम दोनों ही अपने मन की बातें एक दूसरे से करती रहती हैं। पड़ोस में ही अग्रवाल आंटी रहती हैं, उनके बच्चे भी मुझसे काफ़ी घुले मिले हैं। खास तौर से छोटा वाला विकास। जब विकास का विवाह हुआ तो आंटी ने काजल डालने की रस्म मुझसे ही करवाई और बड़ी भाभी होने का नेम भी दिया। मुंह दिखाई की रस्म के दिन जब मैंने सोनम के हाथ में अपना तोहफा रखा तो आंटी के कहने पर उसने मेरे पैर भी छुए। तब मैंने ही कहा था, आंटी प्लीज़, इसे मैं अपने पैर नहीं छूने दूंगी, इसे तो गले से लगाऊंगी। मुझे तो इसे देखकर अपनी छोटी बहन की याद आ गई। उस दिन के बाद से हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। कहती तो वो मुझे भाभी थी, पर मानती बड़ी बहन की तरह थी। शुरू शुरू में नए घर परिवार में सामंजस्य बैठाने में तकलीफ आती है, मैं भी गुजर चुकी थी उस दौर से। अतः मैं हर बात किसी एक छोटी बहन के नाते से उसे देती हूँ। धीरे धीरे वह घर में घुल मिल गई, हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ होते चले गए। बड़ी बहुएं अपने अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि दोनों बड़े भैया बाहर नौकरी करते थे। विकास माँ के साथ रहता था, अतः सोनम को ही घर संभालना था। सोनम इस बीच प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। अब तो वह घर परिवार में व्यस्त हो गई, फिर भी समय निकाल कर कभी कभी आ जाती। अग्रवाल आंटी और सोनम दोनों में काफ़ी पटरी थी, अतः घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहता था। सोनम को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह एक बच्चे की माँ है। गोरा रंग, बड़ी बड़ी बोलती सी आंखें, घने काले बाल, अच्छा कद, कुल मिलाकर ऐसा लगता मानो अप्सरा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। मैं तो विकास से कभी कभी मजाक भी करती, तेरे जैसे लंगूर को यह हूर की परी कैसे मिल गई। इस पर वह भाभी आप भी कहकर रह जाता। बेटी भी माँ पर गई थी, बिल्कुल गुड़िया सी। भाभी आज हम काफ़ी तनाव में हैं, पर कैसे कहें सारी बातें, समझ नहीं आ रहा है। आप भी ना जाने क्या सोचेंगी सुनकर हमारे बारे में। अरे पगली, ऐसी भी क्या बात हो गई? क्या विकास से लड़ाई हो गई या आंटी से कुछ कहा सुनी हो गई? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी आप कसम खाइए किसी से कुछ नहीं बताएंगी, यहाँ तक कि भाई साहब से भी नहीं। लो तुम्हारी कसम खाती हूँ, अब तो बोलो, ऐसी क्या बात हो गई? मेरा यह कहना था कि उसका रोना शुरू हो गया। मैं स्तब्ध रह गई। ऐसी क्या बात हो गई? अभी तक कभी मैंने उसे इतना बेहाल नहीं देखा था। मेरे चुप कराने पर, सत्तावना देने पर उसने जो कुछ बताया चुपचाप सुनती रही मैं। भाभी बात हमारी शादी के पहले की है। हम गर्मी की छुट्टियों में अक्सर मम्मी के साथ अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे। हम भाई बहन, हमारे मामाओं के बच्चे, हम सब उम्र होने के कारण आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। हमारे मझले मामा जी का बेटा संदीप उम्र में हमसे साल भर बड़ा है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। शुरू शुरू में हमने विशेष ध्यान नहीं दिया कि वो हमसे कुछ ज़्यादा ही घुला हुआ क्यों है, लेकिन बाद में आभास हुआ कि उसके मन में हमारे लिए कुछ और ही भावना थी। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक कि हम भी उसके प्रति आकर्षित होते चले गए। पिक्चर जाना, घूमना फिरना, घंटों बातें करना, ये सब हमें और करीब कर लाता गया। उम्र के उस मोड़ पर भावनाओं की रौ में बहकर हमने ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया। हमारी नानी कभी कभी हमारी मम्मी से कहती भी थी कि इस तरह इनका ज़्यादा मेल जोल ठीक नहीं। तब मम्मी कहती, माँ आप अब पुराने ज़माने की हो गई हो, आजकल के बच्चे अपने हम उम्र भाई बहनों के साथ दोस्त सा व्यवहार करते हैं। आपकी आशंका निर्मूल है।
इस पर नानी भी चुप हो जाती। काश उस समय नानी की बातों पर मम्मी ने ध्यान दिया होता। उम्र के उस नाजुक मोड़ पर जो रिश्ते बने, उनकी नैतिकता का आभास हमें तब हुआ जब संदीप हमारे लौट जाने पर भी हमें पत्र लिखता, घंटों फ़ोन पर अपनी भावनाओं का इजहार करता। हमारी शादी पक्की हो जाने पर उसके आक्रोश भरे पत्र आने लगे। हालांकि उसकी शादी हमसे पहले ही हो गई थी और वो 2 बच्चों का पिता भी है, पर हमारी तरफ उसका आकर्षण बना रहा। हमने उसे पत्र लिखने, फ़ोन करने के लिए मना किया तो वो हमें ही दोषी ठहराने लगा कि हमने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भाभी, हम मानते हैं कि गलती हमारी भी थी, जो हमने उसको अपनी ओर आकर्षित होते देखकर भी खुद सचेत होने की बजाय उसके आकर्षण में बह गए। हद तो यह है भाभी कि वो अब हमारे यहाँ भी फ़ोन करने लगा है। हमने उसे फ़ोन करने से मना किया है तो उल्टी सीधी बातें करने लगा। अब तो हमारी हालत यह हो गई है कि अपने किए पर ग्लानि तो होती ही है, साथ ही यह डर भी लगा रहता है कि विकास और मम्मी जी को पता चलेगा तो क्या होगा। भाभी, हम तो शर्म से डूब कर मर ही जाएंगे। विकास इतने अच्छे हैं कि हमने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया, यह सोचकर ही हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब कल ही की बात है, संदीप का रात को फ़ोन आया था, फिर वही रटी रटाई बातें कह रहा था। इस पर हमने उसे बुरी तरह डांट दिया कि क्या तुमको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, क्या अब यह तुम्हें शोभा देता है? आगे फ़ोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर वह बेशर्मी से बोला, ज़रूर फ़ोन करूँगा, एक बार नहीं बार-बार करूँगा, बोलो क्या बिगाड़ लोगी मेरा? यह तो गनीमत थी भाभी कि उस वक्त तक ये ऑफिस से लौटे नहीं थे और मम्मी जी भी सो चुकी थी। अब आप ही कोई रास्ता बताइए, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वह सिसक कर रो पड़ी। मैंने भी दुनिया देखी है, इतना लिखती पढ़ती हूँ। उसकी मनोव्यथा सुनकर समस्या का क्या निदान हो यह सोचने लग गई। परेशान तो मैं भी हो उठी थी, नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी घटना हो जिससे 2 परिवार उजड़े। सोनम तो रो रो कर बेहाल हो रही थी और मैं असमंजस की स्थिति में थी। उसे दिलासा दिए कि कोई न कोई उपाय जरूर निकल जाएगा। चूँकि गलती सोनम की थी, अतः मामला ज़्यादा उलझ गया था। अक्सर हम देखते हैं कि उम्र के उस नाजुक मोड़ पर जरा सा भी पाँव फिसला नहीं कि गर्त में धकेल देता है। सोनम तो पूरी बात बता कर चली गई, पर मेरा मन बहुत असहज हो उठा। सोचती रही कि इस समस्या का क्या निराकरण हो, पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कहते हैं ना कि भगवान सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता, एक ना एक दरवाज़ा तो खुला छोड़ ही देता है। हर भूल को सुधारने के लिए रास्ता भी वही सुझाता है। हुआ यूँ कि ऑफिस के काम से विकास को 6-7 दिनों के लिए टूर पर जाना था, पर सिर्फ विकास के जाने से रास्ता निकल नहीं रहा था। इसी बीच खुदा के करम से अग्रवाल आंटी के सत्संग की स्त्रियां हरिद्वार जा रही थीं। आंटी की भी जाने की इच्छा थी, पर सोनम अकेली रह जाएगी यह सोचकर वह प्रोग्राम नहीं बना रही थी। तब मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने आंटी को दिलासा दिया कि सोनम की देखरेख मैं कर लूँगी। आंटी को मुझ पर पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने निश्चिंत होकर प्रोग्राम बना लिया। विकास और आंटी के जाने के बाद रात को सोने के लिए मैं उसके घर जाने लगी। पहली रात शांति से गुजरी। संदीप का फ़ोन आने पर क्या करना था यह हमने पहले ही सोच लिया था। भगवान ने हमारी जल्दी ही सुन ली। दूसरी रात संदीप का फ़ोन आया तो सोनम ने ही फ़ोन उठाया। हाल चाल पूछने के बाद कहा, संदीप, मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। इस पर वह हकलाते हुए बोला, क्यों? आंटी जी को मुझसे क्या बात करनी है? वह आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही मैंने रिसीवर ले लिया। मेरी आवाज़ सुनते ही वह घबरा गया। मैंने कहा, बेटा, मैं सोनम की सास ही नहीं उसकी माँ भी हूँ, और वह भी मेरी बहू नहीं बेटी है। उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। अब जरा अपनी पत्नी को फ़ोन देना, उसको भी तुम्हारी जलील हरकतों के बारे में मैं बता दूँ। इस पर वह माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, आंटी, मैं कसम खाता हूँ आगे से सोनम को परेशान नहीं करूँगा। मेरी पत्नी को पता चल जाएगा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। वैसे ही वह बहुत शक्की स्वभाव की है।
मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। प्लीज़ आंटी, ऐसा मत करना प्लीज़, मैंने धमकाते हुए कहा। आगे कभी तुमने सोनम को तंग करने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मैंने फ़ोन रख दिया। सोनम सारी बातें सुन रही थी। अपनी समस्या का यूं समाधान होते देख खुशी के मारे तो रो पड़ी और मेरे गले लग गई। तब मैंने ही उसको प्यार से कहा, पगली, दुख में भी रोती है और खुशी में भी। जब तक ये तेरी बड़ी बहन कम भाभी तेरे साथ है, किसी दुख की छाया भी तुझ पर नहीं पड़ने दूंगी। अरे यह तो अब जिंदगी भर तुझसे डरता रहेगा। ऐसे लोगों से निपटने का तरीका आना चाहिए। जिंदगी में भूल किससे नहीं होती, पर अपनी भूल का एहसास समय रहते ही कर ले तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। उस रात हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। सोनम बार बार मेरा शुक्रिया अदा करती रही। इतने दिनों के मानसिक तनाव के बाद अब वह काफ़ी सुकून का अनुभव कर रही थी। मम्मी जी और विकास के लौट आने के दिन करीब आ रहे थे। मुझे भी खुशी थी कि समय पर ही सारी समस्याओं का अंत हो गया। इस घटना के बाद से सोनम और मैं और करीब आ गए। आज सोनम 2 प्यारे बच्चों की माँ है, खुशहाल गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रही है। सोनम की सुखी गृहस्थी देखकर संतोष होता है। कभी कभी विचार आता है कि ना जाने ऐसे कितने संदीप पैदा होते रहेंगे जिनके चंगुल में सोनम जैसी भोली भाली बालिकाएं फंस जाती हैं। ऐसी स्थिति में यह फर्ज है हम बड़ों का ही कि अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, जीवन की ऊंच नीच समझाएं, रिश्तों के नैतिक मूल्यों का बोध कराएं। मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और मैं काफ़ी सचेत रहती हूँ। मेरी टोका टाकी की आदत से कभी कभी वह कह उठती है, जनरेशन गैप मम्मी, जनरेशन गैप। पर जीवन के अनुभवों से जो दिखा है वही संस्कार अपनी बेटी में डालने की कोशिश करती हूँ। चाहती हूँ कि उसे सही दिशा, ज्ञान और सही मार्गदर्शन मिले ताकि वह जीवन के मूल्यों का सही विश्लेषण कर सके और वही आगे आने वाली पीढ़ी को भी विरासत में दे सके।